गुजरात हिमाचल चुनाव पर हमारी इस खास कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और गुजरात में दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है और खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि बूथ के बाहर जितने लोग 5 बजे तक लाइन में खड़े हो चुके थे, उनकी वोटिंग के बाद ही मतदान बंद किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे गुजरात और हिमाचल चुनाव पर इंडिया न्यूज और सीएनएक्स का सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। टीवी स्क्रीन के ऊपर हम आपको गुजरात के आंकड़े दिखाएंगे, जबकि नीचे आप हिमाचल प्रदेश के आंकड़े देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि पीएम मोदी की तरफदारी की जा रही है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की मौके से ये रिपोर्ट देखिए। तो कांग्रेस का प्रदर्शन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के हिसाब से रोड शो किया था। हालांकि वो बूथ पर उन्होंने रानीप में मतदान किया और उसके बाद जो है वो चलने लगे वहां पर, और उनके पीछे पीछे कई सैकड़ों हजारों लोग चलने लगे और एक तरह से वो रोड शो में कन्वर्ट हो गया। वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन उसके खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री के उस रोड शो को भी हम दिखाएंगे जिसे रोड शो कहा जा रहा है, और ये युवक कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन है जो चुनाव आयोग के बाहर हुआ है। कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त तो पहले प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के, और अभी भी वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम आपको सब कुछ बताएंगे। सिर्फ चंद मिनटों में नतीजे खोलने वाले हैं आपके साथ, गुजरात के भी और हिमाचल के भी। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, ऊपर गुजरात 182 सीट्स हैं। 2012 में क्या रिजल्ट है? बीजेपी ने 115 से सरकार बनाई थी। हिमाचल में 2012 में क्या रिजल्ट है? कांग्रेस ने वहां पर 36 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। तो ये नतीजे आए थे पिछली बार। अब क्या कुछ उलट होगा? दोनों जगह क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? गुजरात में उससे कड़ी टक्कर मिल रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज के मतदान के बाद कांग्रेस के नेताओं के चेहरे थोड़े बुझे नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे थोड़े खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हुई है? कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखा और महसूस किया और उसकी रिपोर्टिंग की हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने। चुनाव आयोग के ठीक बाहर यहाँ पर कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है। आप देखें यहाँ पर जो महिला विंग है और जो यूथ कांग्रेस है, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। और यहाँ पर अगर आप बैनर देखें तो खासतौर पर चुनाव आयोग मोदी की कटपुतली है, इसके बैनर लगाए हुए। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के कई लोग मौजूद हैं। आप लोगों को क्या कहना है? यहाँ पर आप लोग लगातार किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और अपने आप और चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी जी को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो का आलम यहाँ पर, हालांकि पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिकेडिंग कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरीके से माहौल है यहाँ पर। चारों तरफ आपको यहाँ पर नेता हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। उन्होंने अगर हमारे प्रेसिडेंट को वो कुछ कह रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने वोट डालने के बाद किस तरफ उन्होंने भाजपा का किस तरह से साइन दिखाया और लोगों को बोला कि इस तरीके से वोट करो, इधर वोट करो, ये भी बिल्कुल गलत था।
इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर कार्रवाई होगी। बरार साहब थे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई अगर राहुल गांधी के खिलाफ होती है तो वो अमित शाह के और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सवाल यह है कि आखिरकार यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन क्यों किया? ये उग्र प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री जब आज रानीप में अपना वोट डालने पहुंचे, हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, रानीप में जब वो अपना वोट डालने निकले तो उसके बाद वोट डालने के बाद अपनी उंगली को दिखाते हुए उन्होंने काफी दूर तक ड्राइव किया। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ड्राइव करते हुए और पैदल चलते हुए वो किस तरह से आगे बढ़े। ये देखिए, ये तस्वीर है। तो चलिए, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री जी की और बार बार रणदीप सुरजेवाला का चेहरा आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, शायद लूप में आ गया है वो। तो हम सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर यहां पर देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे रोड शो किया था, और वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। उसी के बाद कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का कोई रोड शो शेड्यूल नहीं था, लेकिन वो जब अपने पोलिंग बूथ से बाहर निकले तब उन्होंने किस तरह से चलकर अपने जेस्चर से, अपने चाल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से जो बताने की कोशिश की, उसको कांग्रेस आचार संहिता का उल्लंघन मान रही है। और उसी की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है और चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल उन चैनलों पर एफआईआर करने का आदेश दिया था जिन चैनलों ने राहुल गांधी के भाषण का, माफ कीजिएगा, उनके इंटरव्यू का प्रसारण किया था। तो यही दिक्कत कांग्रेस को हुई आज, और कांग्रेस हमलावर हो गई चुनाव आयोग पे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और तीन खास मेहमान और जुड़ेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जुड़ेंगे जिन्होंने एक प्रोडक्शन दिया है इस पूरे के पूरे चुनाव पर। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा साहब जुड़ेंगे। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। चरण सिंह सप्रा साहब है जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। योगेंद्र यादव जी हैं जो कि स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। और स्मिता मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत सप्रा जी से करता हूं। सप्रा जी, आज कांग्रेस में थोड़ा डिस्परेशन देखने को मिला। आज कांग्रेस के अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला जो पिछले 1-1.5 महीने से दिखाई दे रहा था। क्या आपको लगता है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस जल्दी पीक कर गई, इसका नुकसान होने जा रहा है उसको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, वही बात आज जो धरना प्रदर्शन हुआ यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस का, हम यही बताना चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसमें जो कानून है वो राजा के लिए भी वही कानून है और रंक के लिए भी वही कानून है। लेकिन यहां पर जो चुनाव आयुक्त है वो इस तरह से दर्शा रहा है कि दोहरा मापदंड कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस के लिए एक अलग नियम है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो अमित शाह हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में लिया और पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग मापदंड है और कांग्रेस पार्टी के लिए अलग मापदंड है। तो ये संविधान इजाजत देता है हमको कि हम लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करें और अपनी बात कहें। तो वही आज यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने किया। मुझे नहीं लगता कि इससे ऐसे देखा जाना चाहिए कि हमारे कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ है। ये लड़ाई जो है, ये 6.5 करोड़ जो गुजरात की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है, जो 22 साल का उनका कुशासन है, वो जनता ने वहां पर सहन किया है। वो चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो छोटा उद्योगपति है, किसी को जीएसटी की मार पड़ी, किसको नोटबंदी की मार पड़ी, किसानों को पानी नहीं मिला या उनको एमएसपी नहीं मिली, ये तमाम सारे मुद्दे गुजरात के अंदर थे। और गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रही है, फिर वो चाहे पाटीदार समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो जिनको लाठियां पड़ी हैं। तो ये कुल मिलाकर के 6.5 करोड़ गुजरात की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। इसमें कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी, ये भी निश्चिंत है। ठीक है, सप्रा साहब आपने अपनी बात रखी, लेकिन सुदेश मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप और हम अभी बात कर रहे हैं, अभी चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन आज हम सुबह भी जब वोटिंग चल रही थी तब सभी नेता बात कर रहे थे। आपके पैनलिस्ट भी मौजूद थे, कांग्रेस के पैनलिस्ट भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी के इंटरव्यू में ऐसा क्या था जिसको लेकर आप लोग चुनाव आयोग चले गए और चुनाव आयोग ने उसको रोक दिया?
मैं चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपसे एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस या एक्सपर्ट कमेंट या अपनी बात को कहना ये तो चुनाव के दौरान चलता है और वोटिंग के दौरान भी चलता है। जी दीपक जी, जब वोटिंग के पीरियड जब शुरू होते हैं, 48 आवर्स का जो पीरियड है, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। और सापरा जी B.R. अम्बेडकर साहब की बात बोल रहे थे। राहुल गांधी जी अगर इंटरव्यू देंगे गुजरात में बैठकर और वोट के लिए इंटरव्यू तो दिल्ली में दिया था, गुजरात में नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री भाई वो इंटरव्यू जो है चाहे गुजराती चैनल ने लिया था, लेकिन वो गुजरात में नहीं थे उस समय। राहुल गांधी जी जब वो चैनल दिखा रहे थे, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, गुजरात के चैनल में चला, गुजरात के चैनल में चला। सुनिए तो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुदेश वर्मा जी। कल प्रधानमंत्री जी भी थे, कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो भी फिक्की में बोले और उसको भी सब चैनलों ने काटा। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से कैंपेनिंग हुआ ना, इसमें गलत क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूं दीपक जी मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं दीपक जी ये अमित शाह जी तो अहमदाबाद में खड़े होकर के ऐसा नहीं है, बात कर रहे थे जो कल मीडिया ने दिखाया, तो सारे अहमदाबाद में क्या आचार नहीं लगी थी, गवर्नमेंट के ठप हो जाते हैं। सापरा जी सुन लीजिए ना थोड़ा सा, अभी आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना। अरे सापरा जी सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और काम चलता रहता है। पहले भी हुआ है कि कहीं चुनाव हो रही है राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चलता रहता है। प्रधानमंत्री का वो पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग था, वो चुनाव से लिंक नहीं था। राहुल गांधी का जो इंटरव्यू था चुनाव से लिंक था और इसीलिए वहां के रीजनल चैनल में दिखाया गया, जो वोट को प्रभावित करेगा। ऐसे तो आप बोले तो कोई काम ही नहीं हो, किसी एक स्टेट में अगर चुनाव हो और हर जगह कोई काम ही नहीं हो। दूसरा आर्गुमेंट देता हूं, दूसरा आर्गुमेंट कंपेरिजन ही नहीं है। जब पहले दौर की वोटिंग चल रही थी, तब दूसरे दौर के लिए प्रधानमंत्री जी भी और राहुल गांधी जी भी, पहले दौर की वोटिंग किस दिन हुई थी सर? 9 तारीख को। उस दिन राहुल गांधी जी भी और प्रधानमंत्री जी दोनों प्रचार कर रहे थे। जिस दिन वोटिंग चल रही थी वो क्या था? वो 48 घंटे फिर क्यों नहीं माने गए? उन 2 दिनों के अंदर फिर कैंपेनिंग क्यों नहीं रोकी गई? देखिए वो ट्रेंड रहा है दीपक जी, आपको भी पता है, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं कि जब भी फेज वाइज। चलिए मैं अनुज जी आपसे समझना चाहता हूं, स्मिता आपसे भी, क्या इस तरह का जो मतलब अप्रोच था चुनाव आयोग का, क्या वो उचित है? इसको कांग्रेस के नेताओं ने बोला है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना है। क्या आप ऐसा मानते हैं और स्मिता आप ऐसा मानती हैं? देखिए यदि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़े होकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कुछ कह रहे हैं, वो प्रसारित हो रहा है, तो राहुल जी का इंटरव्यू प्रसारित होने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि केवल एक का इंटरव्यू यदि उस दिन प्रसारित हो रहा है तो शायद वो एक कठिनाई हो सकती है। तो स्मिता? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इस पर चुनाव आयोग का अंतिम फैसला नहीं आया है। अभी ये तो कल उन्होंने वो कंप्लेंट दर्ज करवाने का इंटरिम ऑर्डर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मामला फैसला दे दिया ना, एफआईआर तो होगी, अब मुकदमा तो चलेगा। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां का इसको फिर एग्जामिन करेगा ना, इसकी पूरी ये मामले का ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इसका इंटरिम ऑर्डर है। हाँ, इस बीच राहुल गांधी ऑर्डर में उनको सजा दे दी गई कि आप राहुल गांधी को अपना जवाब देने के लिए कहा गया है कि नहीं, राहुल गांधी जवाब देंगे, लेकिन उस दिन के लिए चुनाव आयोग ने जब से बोला उसके बाद से वो इंटरव्यू कहीं नहीं चल पाया, उस पर रोक लग गई। उस पर रोक इसलिए है क्योंकि उन्होंने, चुनाव आयोग ने अपने ऑर्डर में ये साफ कहा है कि जिन इलाकों में वोटिंग है आज के दिन, उन इलाकों में अगर ये इंटरव्यू प्रसारित हुआ है तो उन क्षेत्रों में ये प्रसारण जो है ये मॉडल कोड का वायलेशन है। तो मैं दूसरा लॉजिक आपको देता हूं। दूसरी बात, पहले दौर का प्रचार खत्म हुआ तो पहले दौर की प्रचार की जगह तो प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी नहीं प्रचार कर रहे थे ना, वो दूसरे दौर के लिए प्रचार कर रहे थे। तो 9 तारीख को पोलिंग भी हो रही थी और 9 तारीख को प्रचार भी हो रहा था। और वैसे भी हम यहाँ पर पैनल डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर चैनलों पर डिस्कशन करते हैं और उसमें कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, अगर यूपी का मामला हो तो समाजवादी पार्टी भी होती है, बहुजन समाज पार्टी भी होती है। मेरा सिर्फ ये तर्क है, बाकी मैं नहीं, मुझे लगता है कि मैंने इस तरह का अभी तक नहीं देखा है कि प्रचार जब एक इलाके में थम गया हो, अभी तक किसी भी, मैंने उसमें अपने चुनाव के एक्सपीरियंस में प्रचार जब थम गया हो उसके बाद इस तरह से विशेष रूप से उस इलाके को एड्रेस करके
वहां के मीडिया को इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं है। हाँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इस तरह के जनरल ब्रीफिंग मैंने देखी है, लेकिन विशिष्ट एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इलाके को टारगेट करके दीपक जी मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। प्रचार थमने के बाद, जब तक प्रचार का समय निश्चित होता है, उस समय तक तमाम इंटरव्यूज वगैरह रिकॉर्ड होने का हमने ये एक्सपीरियंस देखा है। लेकिन मुझे एक बात यहां पर जरूर उठानी है, क्योंकि चुनाव आयोग के किसी ऑर्डर पर टिप्पणी करना भी मैं उचित नहीं मानती, और अभी जो मामले कंप्लेन इस समय है उसको चुनाव आयोग के किसी भी फैसले को प्रीएम्प्ट करना उचित नहीं है हमारे लिए। वो जब चुनाव आयोग की सुनवाई का अंतिम फैसला आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अफसोसनाक जो डेवलपमेंट हुआ है वो मुझे लगता है कि कल देर शाम को जो कांग्रेस ने नेवी के कार्यक्रम को रोकने का, कि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में न जाएं और चुनाव आयोग ऐसा इंस्ट्रक्शन दे कि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम से दूर रहे, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट जो है वो कल उठाया गया है। आपके तर्क से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे यहां पर एक ब्रेक ले, तो बस चंद सेकंड का इंतजार, क्योंकि चंद सेकंड बाद हम आपको बताने वाले हैं कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणामों में क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन बनेगा सरताज, कौन बनेगा सीएम और कौन बनेगा उस राज्य का जिसको बोलते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कौन बनेगा, क्योंकि अब तो राजशाही रही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कौन बनेगा राजा, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि किसकी बनेगी सरकार, मुख्यमंत्री तय करना है, मुख्यमंत्री तय नहीं करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विधायकों का राइट है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रखा है और कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी ऑब्वियस है, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के। लेकिन गुजरात में इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गुजरात के चुनाव की अगर कहा जाए तो 1995 से लेकर आज तक मैंने गुजरात के हर चुनाव देखे हैं, ग्राउंड पर कवर किए हैं, लेकिन आज तक इतनी उत्सुकता मैंने गुजरात चुनाव के बारे में कभी नहीं देखी। मैंने इतनी कट टू कट फाइट गुजरात चुनाव के बारे में कभी नहीं सुनी। मैंने इस तरह से जो अटकलें लगती रही इन पूरे चुनाव के अंदर वो कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी कभी एजेंडा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में कई जगहों पर राहुल गांधी ने एजेंडा सेट किया। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह चले। उन्होंने शायद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट को माना जिसमें 2014 के अंदर कहा गया था कि कांग्रेस की इमेज बड़ा प्रो माइनॉरिटीज हो रही है, तो शायद उससे अलग हुए। वैसे भी 9% के माइनॉरिटी वोट के साथ वो कोई कमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 अलग अलग ध्रुवों को साधने की कोशिश की। हार्दिक पटेल जो आरक्षण के साथ है, अल्पेश ठाकुर जो आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण को काटने के खिलाफ है, और तीसरे जिग्नेश मेवाणी जिनका जातीय संघर्ष का पूरा बैकग्राउंड था। इन 3 लोगों को थाम के राहुल गांधी ने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हार्ड कोर हिंदुत्व और एक ऐसी पार्टी की छवि जिसका काडर बहुत ही संतुलित है उसके साथ चुनाव लड़ी है, और उनके तुरुप का इक्का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उनका तुरुप का इक्का चलेगा? क्या उनका तुरुप का इक्का इस बार उनको जीत दिलाएगा? सिर्फ कुछ सेकंड बाकी है जब हम अपने परिणाम आपको दिखाएंगे, दोनों राज्यों के, गुजरात और हिमाचल। और कई सारे सवाल इसके साथ उठेंगे राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कि क्या राहुल गांधी अब मैच्योर हो चुके हैं, क्या राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे बढ़ाने की ताकत रखते हैं, क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उतनी ही राजनीतिक ताकत है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का उतना ही चलता है। गुजरात में अगर बड़ी जीत होती है तो 2019 साफ है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। अब चंद सेकंड बाकी है, मैं अपनी सहयोगी आंचल के पास आपको ले चलूंगा। आंचल भी गुजरात कवर करके आई हैं, उनको भी मन में कई सारे सवाल हैं जो उनको भी अभी साफ करने अपने हेड में कि आखिर हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे सटीक एग्जिट पोल हमारा है, सबसे सटीक एग्जिट पोल हम बताएंगे CNN और इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल। सीधे नतीजे जानने के लिए चलते हैं आंचल के पास। शुक्रिया दीपक। आपने सुना होगा डॉन फिल्म का डायलॉग कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और कम से कम CNN और इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा करता है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को गुजरात में उनकी होम ग्राउंड की पिच पर हराना
नामुमकिन है। हम आपको आंकड़े अब बताते हैं। 2012 के आंकड़े देखें तो 115 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 61 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और अदर्स के खाते में 6 सीटें गई थी। और इस बार की बात करें, हमारा 2017 का सीएनएक्स इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल कहता है कि 110 सीटें से 120 सीटें तक बीजेपी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीटें जाएंगी और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाएंगी। देखिए अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये बहुत ग्राफिक हमारा क्लियरली बता रहा है कि 110 से 120 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अगर नफे नुकसान की बात करें प्लस माइनस 5 सीटें इसमें हो सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 65 से 75 सीटें, यानी कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी मंदिर हॉपिंग भी कहीं पर भी इतनी गहरी चोट नहीं पहुंचा पा रही है, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ रही है गुजरात पे। और सिर्फ 65 सीटें, यानी कि अगर देखा जाए तो 61 से 65, जो कि सिर्फ 4 सीटों की बढ़ोतरी है अगर 2012 के मुकाबले देखा जाए, और प्लस माइनस 4 to 14 का यहां पर आंकड़ा रहने वाला है। जबकि अदर्स यानी इंडिपेंडेंट्स 2 से 4 उनके खाते में जा रही है। गुजरात में आप तस्वीर अब देखते हैं तो यही साफ हो रही है कि मोदीनॉमिक्स, जीएसटी पर रेफरेंडम, आप कुछ कह लीजिए, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि गुजरात में अगला मुख्यमंत्री अगर एग्जिट पोल के नतीजे हमारे कह रहे हैं तो बीजेपी का ही होने वाला है। ओवर टू यू दीपक। पांचल, मैं आपसे जानूंगा कि कितने वोट शेयर के साथ ये आ रहा है, सबसे पहले वो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम साफ कर दें कि हमने गुजरात के आंकड़े बता दिए हैं। बीजेपी 110 से 120, कांग्रेस 65 से 75 और अदर्स 2 से 4, यानी बीजेपी की सरकार हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बनने जा रही है। कितने वोट परसेंटेज के साथ, किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान है? वोट शेयर के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। विल जस्ट हैव इट अप ऑन आवर स्क्रीन कि अगर वोट शेयर की बात करें यहां पर तो बीजेपी को 45% यहां पर वोट शेयर 2017 में मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो 2012 के मुकाबले -2.85% है। करीब करीब 3% जो है वोट शेयर गिर रहा है। कांग्रेस के लिए खाई जैसा था, 10% का वोट शेयर का डिफरेंस हमेशा से ही रहा है 1995 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं। और यहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो सिमट गया है 42.55% पर। और अगर अदर्स की बात करें तो यहां पर 12.45% वोट शेयर है 2017 में, जो अदर्स के पास जा रहा है। यानी कि अगर वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस की माइल्ड इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स बहुत ही इतना अच्छा नहीं है।